वेलकम टू द सेकंड सेशन ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स। लास्ट सेशन के अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कंप्यूटर सिस्टम्स का, और कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर हमने सिर्फ दो कंपोनेंट्स को ज़्यादा फोकस किया था, और वो दो कंपोनेंट्स चूँकि डायरेक्टली रिलेट करते हैं प्रोग्राम्स के साथ, और वो दो कंपोनेंट सीपीयू और मेमोरी के अंदर हमने सिर्फ रैम की ही बात की थी, बाकी किसी मेमोरी को हमने डिस्कस नहीं किया था। और हमने देखा था कि क्या रोल है जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं इन दो कंपोनेंट्स का। इसके साथ साथ हमने बात की थी कि प्रोग्राम इटसेल्फ क्या होता है, प्रोग्रामिंग का प्रोसेस क्या है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। हमने इनकी टाइप्स को भी बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ भी हमने डिस्कस की थी, जो कि हमने देखा था कि सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। इसी तरह कंपाइलर और इंटरप्रेटर का क्या रोल है, और ये सारे कंपोनेंट्स हमने और ये सारे टॉपिक्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। और लास्टली हमने एक बात की थी कि प्रोग्रामिंग इज़ नॉट अबाउट टू जस्ट राइट द कोड, बल्कि जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो फिर हम इसको दो सेक्शंस में डिवाइड करते हैं या दो फेजेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक फेज़ कोडिंग ही है, एक फ़ेज़ यही है कि आपने कोड लिखना है, और जो दूसरा फ़ेज़ है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो अगर हम बात करें कि एक चीज़ ये है कि हमने कोडिंग करनी है, सो कोडिंग करने के लिए हमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर स्किल होना ज़रूरी है। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें आनी चाहिए ताकि हम इंस्ट्रक्शंस को लिख सकें उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। लेकिन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का पार्ट है, जब तक उसके ऊपर हमारी कमांड नहीं होगी तब तक हम कोई प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहला स्टेप ही यही है कि हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। क्लाइंट कस्टमर हमारे सामने प्रॉब्लम्स लेके आएंगे और हमने उन प्रॉब्लम्स का सलूशन देना है, और जब सलूशंस बन जाएंगे तो फिर हम अब उनको डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन है जो आप ऑलरेडी पहले से सॉल्व करके बैठे हुए हैं। सो यस, हमें ये पता है कि स्टेप 2 के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी है, बट स्टेप 1 के लिए हम क्या करें, स्टेप 1 के लिए कौन से टूल्स या टेक्निक्स अवेलेबल हैं। तो उसके लिए हमने लास्ट टाइम देखा था कि एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट्स ऐसे टूल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम्स आएगा, हमने सबसे पहले उसका एल्गोरिदम राइट करना है, जिसमें हम उसके सॉल्यूशन को क्लियरली स्टेप्स में डिफ़ाइन करेंगे। इतने क्लियर स्टेप्स के अंदर कि जब हम प्रोग्राम बनाने जाएंगे तो हमारे पास लैंग्वेज का नॉलेज होगा और स्टेप्स ऑलरेडी बने होंगे। हम उन स्टेप्स को उस लैंग्वेज के अंदर जस्ट कन्वर्ट कर देंगे और लैंग्वेज हमें पहले से आती होगी। सो ये दो स्टेजेस हैं, इन दोनों स्टेजेस के ऊपर हमारी कमांड होना ज़रूरी है। और मैं इसमें ज़्यादा जो मुश्किल स्टेज समझता हूँ वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को के ऊपर कमांड होना ये इतना मुश्किल टास्क नहीं है, रादर दैन के अगर हम बात करें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। सो आपको ज़्यादा मेहनत करनी है अपने फर्स्ट इनिशियल स्टेजेस के ऊपर कि आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस सीखना है, आपने एल्गोरिदम राइटिंग सीखनी है कि आपके सामने जब प्रॉब्लम आएगा तो आप उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर पहले कैसे सॉल्व करेंगे, जो आपकी अपनी लैंग्वेज है, जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, या आप अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो आज सेकंड लेक्चर के अंदर हम स्टेप 2 की बात करेंगे, जो प्रोग्राम राइटिंग का स्टेप है, और हम देखेंगे कि प्रोग्राम राइटिंग के अंदर फिर कितनी स्टेजेस इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी स्टेजेस हैं। और फिर हम C++ की भी बात करेंगे कि C++ जो है वो किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो आज का लेक्चर हमारा कुछ पोर्शन जो है वो C++ के ऊपर होगा कि हमने कोड राइटिंग C++ में कैसे करनी है, और सेकेंडली हम ये देखेंगे कि ओवरऑल जनरल स्टेप्स हैं क्या प्रोग्राम राइटिंग के। बट उससे पहले अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग पैराडिम्स की, ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, और उसमें हमने एक पैराडिम डिस्कस की थी प्रोसीजरल लैंग्वेज की। हम प्रोसीजरल लैंग्वेज की दोबारा से बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इस कोर्स के अंदर C++ करनी है, और C++ जो है वो एक काइंड ऑफ प्रोसीजरल लैंग्वेज है। और हमने प्रोसीजरल लैंग्वेज को देखा था कि आप इसके ज़रिए कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, यानी इस तरह के प्रॉब्लम्स जिनके अंदर कुछ इनपुट है और इनपुट के बाद आपको कुछ मैथमेटिकली एक्सप्रेशन इस्तेमाल करने हैं, मैथमेटिकली कंप्यूटेशंस करनी है, तो वहाँ पे प्रोसीजरल लैंग्वेजेस इस्तेमाल हो जाती हैं। ऑल दो के इसके अलावा और भी पैराडिम्स हैं जो कि और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि
एक और बड़ी कॉमन पैराडिम जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम नॉर्मली रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स या जहाँ पे कोई रियल वर्ल्ड पूरा सिस्टम है और हमने उसको सॉफ्टवेयर में मैप करना है तो वहाँ पे शायद हम ऊप को इस्तेमाल करेंगे। काइंड ऑफ अगर आपका एक LMS सिस्टम है या आप कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट देख रहे हैं या कोई स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है तो वहाँ पे ऊप का ज़्यादा डिपेंड करेंगे हम ऊप के ऊपर। बट अगर आपका कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स हैं तो आप जो है वो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के साथ परस्यू कर सकते हैं। सो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में हमने देखा था कि कुछ लैंग्वेजेस हैं जो इस पैराडिम को फॉलो करती हैं, उसमें सी, पास्कल और फोर्ट्रान हैं। और प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में हम स्टेट ऑफ मेमोरी की बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास हर इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी की कोई ना कोई स्टेट चेंज कर रही होती है और हर इंस्ट्रक्शन जाके कंप्यूटर को बता रही होती है कि अब आप ये टास्क परफॉर्म कर दें, अब आप ये टास्क परफॉर्म कर दें। और ये उसकी एग्जांपल नीचे दी हुई है, जैसे कि ये आप समझ लें कि ये 4 स्टेटमेंट्स हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, ऑल्दो कि ये किसी लैंग्वेज के अंदर नहीं लिखा हुआ, ये जनरल स्टेटमेंट्स हैं। बट ये हर स्टेटमेंट मेमोरी की जाके स्टेट चेंज करेगी और यह कंप्यूटर को एक टास्क परफॉर्म करवाएगी। जैसे पहली इंस्ट्रक्शन है गेट सम इनपुट, यूज़र से आप कुछ इनपुट करवा लें, कोई 2 नंबर हैं, कोई 3 नंबर हैं या कोई एक सिंगल वैल्यू है। फिर आप उन नंबर्स के ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर दें, लाइक पहला ऑपरेशन जो है वो प्लस का है, फिर एक और ऑपरेशन परफॉर्म कर दें, जो भी आपके पास आंसर आया आप उसको डिवाइडेड बाय 6 कर दें और अब आपका कोई आउटपुट कैलकुलेट हो गया, अब आप उसको जाके डिस्प्ले कर दें। सो ये प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर ऐसा ही होता है कि आप स्टेटमेंट्स डिफाइन कर देते हैं बड़ी क्लियरली और हर स्टेटमेंट जाके मेमोरी की स्टेट चेंज कर रही होती है और वो आपके पास इनपुट होती है, फिर प्रोसेस हुई और आपके सामने फिर एक आउटपुट आ गई है। इसी तरह प्रोसीजरल लैंग्वेजेस को अगर हम थोड़ा और एक्सटेंड करें तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास जो प्रॉब्लम आ रहा होता है वो इतना सिंपल नहीं होता कि उसकी एक इनपुट है और फिर एक प्रोसेस है और एक आउटपुट है। हो सकता है कि आपके सामने जो प्रॉब्लम आया वो एक काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स किस्म का प्रॉब्लम है जिसके अंदर फिर बहुत सारे छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि अगर आप प्रीवियस वाले प्रॉब्लम को देखें तो ये बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम था कि आपके पास कुछ नंबर्स आएंगे, आपने उनको पहले ऐड कर लेना है, फिर आपने उनको 6 पे डिवाइड करना है तो एक आउटपुट आ जाएगी। बट लेट्स से मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। सो लेट्स से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने एक पूरा कैलकुलेटर बनाना है। अब जब आप कैलकुलेटर बनाएंगे तो आपके पास इनपुट्स पे नंबर्स आएंगे, लेकिन उन नंबर्स को आपने हर दफ़ा ऐड और डिवाइड नहीं करना। कभी आप ऐड करके क्विट कर जाएंगे, कभी आपने डिवाइड करना होगा, कभी आपने सब्ट्रैक्शन करनी होगी, कभी आपने स्क्वायर कैलकुलेट करना है, कभी आपने लॉग कैलकुलेट करना है, कभी आपने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। सो दैट मीन कि अगर आप इस प्रोग्राम को देखें तो इसकी 4 इंस्ट्रक्शन है और जब भी आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये 4 इंस्ट्रक्शन इसी ऑर्डर से एग्जीक्यूट कर जाएंगी। बट अगर आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गया है तो अब उसके लिए आप ये इंस्ट्रक्शन कैसे राइट करेंगे। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर आपके पास एक प्रिविलेज होती है कि आप अपनी इंस्ट्रक्शन को डिफरेंट ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं और आपका हर ब्लॉक जो होता है वो एक सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। जैसे कि मैं बजाय इसके कि सिर्फ ये कोड लिखूं, बल्कि मैं अगर एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो मैं डिफरेंट ब्लॉक या ब्लॉक्स क्रिएट कर लूँ मैं, और एक ब्लॉक के अंदर लेट से मैंने प्लस की फंक्शनैलिटी लिखी हुई है, एक ब्लॉक के अंदर मैंने माइनस की फंक्शनैलिटी लिखी हुई है, एक ब्लॉक के अंदर मैंने डिवाइड की और एक ब्लॉक के अंदर मैंने मल्टीप्लाई की। सो जब मैंने प्लस करना होगा तो मेरा प्लस वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएगा, जब मैं माइनस करूँगा तो मेरा वो माइनस वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसको हम कहते हैं कि हमने अपने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को डिफरेंट फंक्शंस में डिवाइड कर दिया। अगर आप प्रीवियस एग्जांपल लेंगे तो आप इसको सपोज करें कि ये आपका एक ही फंक्शन है और ये यही काम करेगा। बट अब आपने क्या किया, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था तो अब आपने उसके डिफरेंट सब प्रॉब्लम्स बना लिए और हर सब प्रॉब्लम के लिए आपने एक सेपरेट ब्लॉक बना दिया या सेपरेट फंक्शन बना दिया। ठीक हो गया। अब अगर आप देखें तो ह्यूमंस भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इसी तरह सॉल्व करते हैं। अगर आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आ जाए तो आप उसको एज ए होल सारा सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि आप उसको डिफरेंट चंक्स में डिवाइड करेंगे और फिर आप हर चंक को बैठ के सेपरेटली सॉल्व करेंगे और फिर आप सारे चंक्स को किसी तरह कंबाइन कर लेंगे तो आपका जो ओवरऑल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपके पास एक कार मैन्युफैक्चरिंग कोई फैक्ट्री है, तो टास्क क्या है कि आपने कार बनानी है या आपने कोई भी व्हीकल बनानी है। सो क्या आप इस सारे प्रॉब्लम को एज ए होल सॉल्व करेंगे? ऐसा नहीं होगा। सो आप क्या करेंगे, आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना देंगे और हर डिपार्टमेंट के अंदर कार का कोई एक कंपोनेंट जो है वो बिल्ड हो रहा होगा। जैसे कोई एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो इंजन्स के ऊपर काम कर रहा होगा, कोई एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो कार की बॉडी बना रहा होगा, कोई एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो टायर्स बना रहा होगा। सो अब हर डिपार्टमेंट के पास स्मॉल टास्क है ना, वो उसी के ऊपर काम करेगा। सो हर मॉड्यूल अपना काम करेगा, वो अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा
और इस तरह से आपका वो पूरा प्रोडक्ट जो है वो तैयार होकर आ जाएगा। जब हम फंक्शंस को इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोसीजर लैंग्वेज के अंदर, तो अब हम इसके कुछ नाम के अंदर भी वेरिएशंस कर देते हैं। एक्चुअली में जब हमारे सामने एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आया और हमने डिफरेंट ब्लॉक्स बना लिए, तो फिर हम उन ब्लॉक्स को कहते हैं मॉड्यूल। तो और नॉर्मली हम फिर इसको कहते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, कि अब हमारी जो अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, वो मॉड्यूलर अप्रोच है कि हम पूरे प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो एक सिंगल सोल्यूशन नहीं है, बल्कि प्रोग्राम एक ही है, लेकिन एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे हमने फंक्शंस बनाए हुए हैं, और वो जो हर फंक्शन है उसके अंदर एक डिफरेंट फंक्शनैलिटी हमने डिज़ाइन की हुई है। तो पूरा प्रोग्राम यूज़र को हमने दिया है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस बने हुए हैं। तो यूज़र जब डिफरेंट प्रॉब्लम उसको देता है, तो वो उसका क्रॉसपॉन्डिंग फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कर जाता है, और हर फंक्शन के अंदर वही सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है हमारी, जो कि कंप्यूटर से कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करवा रही हैं। और जब हम अपने पूरे प्रॉब्लम को इस तरह मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं, तो फिर हम इसको स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का नाम दे देते हैं। और ये सारा इसलिए ज़रूरी है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन के अंदर, या इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में, हम जिस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो हमारी अप्रोच भी यही होगी। हम स्टार्ट करेंगे सिंपल प्रॉब्लम्स के साथ, और जब हमारे प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, तो फिर हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के ऊपर जाएंगे और हम फिर डिफरेंट फंक्शंस बनाएंगे। इनिशियली हम एक फंक्शन बना रहे होंगे, बाद में हमारे बहुत सारे फंक्शंस बन जाएंगे। अच्छा, अब सी और C++ ये दो लैंग्वेजेस जो हैं, ये कॉमनली इस्तेमाल होती हैं जब भी हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की बात करते हैं और हमने अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपने प्रोग्रामिंग की बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको C और C++ से स्टार्ट करना चाहिए। इन दोनों लैंग्वेजेस के अंदर कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, और ऑल दो के जो C++ है, ये C से ही ड्राइव की गई है। आप यूँ कह लें कि C++ के अंदर पूरी C है, और फिर C++ के अपने भी कुछ कंपोनेंट्स हैं। और आप यूजुअली इसको ऐसे समझ लें, अगर हम इसको नटशेल में देखें, C जो है ये सिंपल प्रोसीजरल या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है। C++ जो है ये प्रोसीजरल स्ट्रक्चर तो है ही सही, लेकिन इसके साथ साथ ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिम को भी फॉलो करती है। तो जब हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिम को भी फॉलो करती है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर असल में हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो जब आप अपनी फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे प्रोग्रामिंग की, तो फिर आप सेकंड पैराडिम जिसको आपने सीखना है वो ऊप ही है। तो जब आप ऊप में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि C++ को और तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स चेंज हो गई है आपकी, तो अब C++ उसको भी सपोर्ट कर रही है। तो ये एक दोनों में बेसिक डिफरेंस है C और C++ के अंदर, कि वो एक प्रीवियस पैराडिम को फॉलो करती है, और C++ जो है वो प्रीवियस पैराडिम को भी फॉलो करती है और लेटेस्ट पैराडिम को भी फॉलो कर रही है। अब ये फिर वही देखें डिफरेंस दिखाया गया है कि C जो है बेसिकली वो सबसेट है C++ का। तो C++ में अपनी भी कुछ चीज़ें हैं और कुछ C आ गई है। और भी कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, लाइक हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ इनपुट्स या आउटपुट्स की कमांड होती हैं। तो C++ में वो थोड़ी इम्प्रूव्ड फॉर्म में है, C में थोड़ी वो ओल्ड फॉर्म में है। C में हम फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं, C++ में हम ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ इस तरह के डिफरेंसेस हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। बट ऑल्दो कि हम फ़िलहाल सारा फोकस C++ के ऊपर ही करेंगे, हम आगे जाके C की कोई बात नहीं करेंगे। अब अगर हम बात करें प्रोग्राम राइटिंग की, तो प्रोग्राम राइटिंग के लिए हमें कुछ स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस का पता होना चाहिए, और हम उन स्टेजेस को फॉलो करते हैं जब ये प्रोग्राम राइटिंग करते हैं। सो लेट्स से हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व है, और अब हमने प्रोग्राम राइटिंग करनी है। सो जब भी आप किसी प्रोग्राम को राइट करेंगे, तो हर प्रोग्राम इन 6 स्टेजेस से गुजर के जाएगा। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें C++ की फ़िलहाल तो अब हम इन स्टेजेस को अगर 1 बाय 1 डिस्कस करें, तो सबसे पहली स्टेज जो है हमारे पास वो एडिटिंग की है। एडिटिंग का मतलब ये है कि अब आपने सोर्स कोड राइट करना है, यानी लैंग्वेज C++ है, हर लैंग्वेज का अपना कोई सिंटैक्स होता है। तो C++ का भी अपना कोई सिंटैक्स होगा, जैसे इंग्लिश का अपना सिंटैक्स है, उर्दू का अपना सिंटैक्स है, पर्शियन का अपना सिंटैक्स होगा। तो C++ के अपना सिंटैक्स है, इसके अपने वर्ड्स हैं। सो उन वर्ड्स को यूज़ करके आपने कमांड्स लिखनी है। तो वो जो कमांड्स लिखने का प्रोसेस है वो राइटिंग या एडिटिंग कहलाता है। अब राइटिंग या एडिटिंग के लिए डेफिनेटली आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको कमांड्स लिखनी आनी चाहिए, वो हम आगे जाके देख लेंगे। लेकिन वो कमांड्स लिखने के लिए भी आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे ये प्रेजेंटेशन के लिए मैं पावर पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैसे ही आपको राइटिंग के लिए भी या एडिटिंग के लिए भी कोई आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, और वो सॉफ्टवेयर आपका एडिटर कहलाता है। सो अब आप
बहुत तरह के एडिटर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि प्रोग्राम राइटिंग के लिए कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। उसमें से जो बहुत पॉपुलर हैं वो नोटपैड++ है, सबलाइम 3 है, VS कोड है। तो ये सारे एडिटर हैं जिनको इस्तेमाल करके आप इनके अंदर इंस्ट्रक्शंस राइट कर लेंगे। इंस्ट्रक्शन राइट करने के लिए आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। आप उसको इस्तेमाल करके पहला काम तो आपने प्रोग्राम को राइट करना है। सो राइट करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो प्री प्रोसेसर्स का है। प्री प्रोसेसर एक ऐसा स्टेप है जिसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में जाके बिल्कुल बहुत ही डिटेल से देखेंगे, जिसके अंदर क्या होता है कि कोई अनप्रोसेस कोड होता है वो हमारे कोड के साथ कंबाइन होकर प्रोसेस हो रहा होता है। इसके बाद अब जब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो हमारे पास कंपाइलर आ जाएगा। सो डेफिनेटली आपका जो एडिटर में आपने जो कोड राइट किया हुआ है ये कोड आपका हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है, ये सोर्स कोड है, ये अनप्रोसेस कोड है। ये कोड जाके कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट होना है, CPU पे एग्जीक्यूट होना है, CPU इसको कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो दरमियान में आप कोई कंपाइलर या ट्रांसलेटर इस्तेमाल करेंगे जो क्या करेगा, जो आपके लिखे हुए कोड को सोर्स कोड कंसिडर करेगा और ये कंपाइलर उसको ट्रांसलेट कर देगा एक और कोड के अंदर जिसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कोड है हमारा। ठीक हो गया। अब ये कंपाइलर भी इटसेल्फ एक सॉफ्टवेयर होगा, यानी आपने एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया पहले एडिटर के लिए एज एडिटिंग के लिए, और फिर आप एक और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि कंपाइलेशन के लिए है, जिसके थ्रू आपका कोड कंपाइल होगा, सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होगा। सो बहुत सारे C++ के आपको कंपाइलर मिल जाते हैं, जिसमें एक बड़ा कॉमन कंपाइलर जो इस्तेमाल होता है वो GNU है, एंड मैनी मोर बहुत सारे कंपाइलर्स हैं, हम उनको आगे जाके देख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास लिंकर का है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम देखेंगे कि हम इस स्टेप के लिए कोई अलग से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये स्टेप ऑटो परफॉर्म हो जाएगा, लेकिन इस स्टेप को समझना ज़रूरी है। देखें ये जो प्रोग्राम राइटिंग है ना, ये इट्स काइंड ऑफ हाफ कुक डिश की तरह होती है। जैसे कि आप यूँ समझ लें कि आपने खाना बनाना है, लेकिन खाना बनाने के लिए आपने सारी चीज़ें खुद नहीं बनानी है, कुछ आपको बना बनाया मिल गया, कुछ आपने खुद बनाना है। जैसे कि आपको हाफ कुक फूड मिल जाता है मार्केट्स के अंदर से, जैसे KNN's के नगेट्स मिल जाते हैं आपको। सो जो नगेट्स हैं वो बहुत हद तक प्रोसेस हो चुके हैं, बट वो इस हद तक कंप्लीट नहीं है कि अब आप उनको ऐसे खा सकते हैं। तो अब आपको उनको खुद भी प्रोसेस करना है, यानी अब आपको उनको फ्राई करना पड़ेगा। आप उसको फ्राई करेंगे तो फिर वो ईटेबल हो जाएंगे। सो दैट मीन कि कुछ चीज़ें आपको बनी बनाई मिल गई हैं और कुछ काम आपको खुद करना है। इसी तरह जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं और हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करते हैं तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी एक लाइब्रेरी होती है। उस लाइब्रेरी के अंदर से आपको बहुत सारा बना बनाया कोड मिल जाता है। जब भी आप प्रोग्राम राइटिंग करते हैं तो आपने सारा कोड स्क्रैच से खुद नहीं लिखना होता, बल्कि बहुत सारा कोड ऐसा होता है जो आपको बना बनाया मिल जाता है। वो कोड आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको उस लैंग्वेज की लाइब्रेरी से मिलेगा। ठीक हो गया। सो अब दो तरह का कोड आ गया। कुछ कोड आपने खुद लिखा जो आपने स्टेटमेंट लिखी, और कुछ कोड आपका लाइब्रेरी से आ गया, यानी कुछ आपने बना बनाया उठा लिया। सो लिंकिंग स्टेप पे क्या किया जाएगा, इन दोनों कोड्स को कंबाइन किया जाएगा। जो आपका अपना कोड है और जो कोड आपने लाइब्रेरी से उठाया है, इनको कंबाइन किया जाएगा। और हम आगे चल के देखेंगे कि हमारा कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा जिसमें हम लाइब्रेरी का सहारा नहीं लेंगे। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं जिनके लिए हम खुद स्टेटमेंट्स नहीं लिख सकते हैं और उनके लिए हमें बनी बनाई लाइब्रेरीज इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होगा हमारा जिसमें लाइब्रेरी का इस्तेमाल नहीं होगा। सो ड्यूरिंग लिंकिंग की क्या किया जाएगा, जो हमारा कोड है जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफॉर्म हो चुका है एक्चुअली में, इसको और जो लाइब्रेरी का कोड है दोनों को मिला के एक सिंगल कोड में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। सो लिंकर में दोनों कोड कंबाइन हो जाएंगे, लाइब्रेरी का भी हमारा भी। तो फिर अगला स्टेप हमारे पास लोडर का आ जाएगा। तो लोडर पे क्या हो जाएगा, अब हमारा कोड रेडी टू एग्जीक्यूट है। अब एग्जीक्यूट होने के लिए उसको CPU पे जाना है, और हमें पता है कि कोड हमारा डायरेक्टली CPU पे नहीं जाएगा, कोड को पहले मेमोरी के ऊपर लोड होना है, तो वो जाके रैम के ऊपर लोड हो जाएगा। सो लोडिंग में हमारा कोड क्या होता है, जो एग्जीक्यूट एबल बन चुका है अब वो आके रैम के ऊपर लोड हो जाएगा। रैम के ऊपर उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी जो हमने हमारी कोड कंपाइलेशन और लिंकिंग के बाद है, और अब ये कोड आपका रेडी टू एग्जीक्यूट है। आगे CPU वेट कर रहा होगा आपके प्रोग्राम का कि इसकी इंस्ट्रक्शन इसके पास आएंगी तो वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। सो ये लास्ट स्टेप ऐसे ही है।
अब यहाँ से 1 बाय 1 आपकी इंस्ट्रक्शन जाएगी CPU के पास और CPU इसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर आपकी कमांड है कि यूज़र से इनपुट करवानी है तो यूज़र को इनपुट का मैसेज जाएगा। अगर आपकी कमांड है कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है प्लस माइनस का तो CPU प्लस माइनस कर देगा। अगर आपकी कमांड है कि यूज़र को स्क्रीन पे जाके आउटपुट दिखा दो तो वो स्क्रीन पे जाके आउटपुट दिखा देगा। अगर आपका कोई GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला आपका कोई सॉफ्टवेयर है, कोई गेम है और यूज़र कुछ कंसोल पे मूवमेंट कर रहा है और आप उसकी मूवमेंट स्क्रीन पे दिखाना चाह रहे हैं तो CPU के पास इंस्ट्रक्शन जाएगी और वो जाके मूवमेंट दिखा देगा आपकी वहाँ पे। सो ये 6 फेजेस हैं, ये 6 स्टेजेस हैं जिनसे हमारा प्रोग्राम हमेशा गुजर के जाएगा और हम इन स्टेजेस को लाजमी इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। ऑलराइट, सो ये दोबारा से दिखाया गया है कि जब ये 6 स्टेजेस परफॉर्म हो रही होती है, जब आप एडिटिंग कर रहे हैं तो आपका प्रोग्राम कहाँ पे पड़ा हुआ है, डिस्क के ऊपर पड़ा हुआ है। डिस्क से मुराद ये है आपकी जो परमानेंट स्टोरेज है, जैसे कि हार्ड ड्राइव है। प्री प्रोसेसर में भी आपका प्रोग्राम डिस्क के ऊपर पड़ा हुआ है, कंपाइल होने के बाद भी वो डिस्क के ऊपर है, लिंकिंग का प्रोसेस भी डिस्क के ऊपर हो रहा है और जब लोडिंग होती है तो डिस्क से प्रोग्राम को उठा के प्राइमरी मेमोरी या रैम के ऊपर लोड किया जाता है और फिर CPU क्या करता है, उसी मेमोरी से प्रोग्राम्स को या इंस्ट्रक्शंस को उठा के 1 बाय 1 एग्जीक्यूट कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स भी इंस्टॉल करनी है अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है। सो या तो आप ये इन सॉफ्टवेयर्स को अलग अलग इंस्टॉल कर लें, लाइक आप एडिटर अलग इस्तेमाल कर लें, कंपाइलर अलग इस्तेमाल कर लें। बट होता यह है कि हम इतने सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, हम एक सिंगल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लेते हैं और हम उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं हाँ ये हमारा IDE है। यानी हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर के ऊपर एक IDE इंस्टॉल कर लेते हैं और इस IDE के अंदर हमें 3 चीज़ें मिल जाती हैं। इसे हम फुल फॉर्म है इसका इंटीग्रेशन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक हो गया, यानी आप बजाय इसके कि एडिटर और कंपाइलर अलग इंस्टॉल करें बल्कि आप कोई IDE इस्तेमाल कर सकते हैं। अब IDE क्या हो सकते हैं अगर आपने C++ को इस्तेमाल करना है। एक बात याद रखिएगा, नॉर्मली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए डिफरेंट IDE होते हैं। सो अब इसके लिए जो बहुत कॉमन IDE आप इस स्टेज पे इस्तेमाल कर सकते हैं वो है डेव C++ का सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। मैं इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। आप इसको अपने कंप्यूटर्स या अपने डिवाइसेस के ऊपर इंस्टॉल कर लेंगे और इसके अंदर आपको 3 चीज़ें मिल जाएंगी। आपको एडिटर मिल जाएगा कोड लिखने के लिए, आपको कंपाइलर मिल जाएगा जो कि कोड को कंपाइल भी करेगा और एक तीसरी चीज़ भी आपको रिक्वायर्ड होती है, एक तीसरा स्टेप भी होता है जिसे हम कहते हैं डीबगर। सो डीबगर क्या करता है, अगर हमारे कोड के अंदर बहुत सारे एरर्स हैं तो वो उनको आइडेंटिफाई करके हमें देता है। तो IDE के अंदर आपको डीबगर भी मिल जाएगा कि अगर आपके कोड में कोई एरर हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो आपके एरर्स भी आइडेंटिफाई करके आपको दे देगा। सो ये dev++ है। इसी तरह VS कोड के साथ भी अगर आप बहुत सारी एक्सटेंशंस आपको मिल जाती हैं तो अगर आप ये VS कोड एज ए एडिटर इंस्टॉल कर लें और फिर इसके साथ आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें, जैसे कि आप कंपाइलर इंस्टॉल कर लें C++ का और डीबगर इंस्टॉल कर लें, तो ये फिर VS कोड भी आपका काम कर सकता है। अगर आप प्रीवियसली प्रोग्राम कर रहे हैं और आप VS कोड के साथ यूज टू हैं तो आई सजेस्ट कि आप VS कोड इस्तेमाल कर लें। अगर आपके पास बहुत अच्छा कंप्यूटर है तो आप विजुअल स्टूडियो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह टर्बो C++ भी है, लेकिन वो ओल्ड फैशनड है, उससे आप अवॉइड करेंगे तो बेहतर रहेगा। सो आई सजेस्ट कि अगर आपके पास लाइट वेट कंप्यूटर, आपके पास लेस मेमोरी और CPU के कॉन्स्टेंट्स हैं आपके पास, तो फिर आप डेव C++ के साथ चले जाएं और ये बिल्कुल ही लाइट सा सॉफ्टवेयर है, आप इसको इंस्टॉल करके इसके ऊपर ही अपने प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये सारे स्टेप हम डिस्कस कर चुके हैं कि एडिट करना क्या होता है, कंपाइल करना क्या होता है। इसके अंदर एक प्री प्रोसेसर का स्टेप है, हम उसको आगे जाके देख लेते हैं। देखिए ये लिंकर का क्या प्रोसेस है आपका, इसके ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं, ये स्लाइड्स में शेयर कर दूंगा। लोडर क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। सो अब अगर हम बेसिक प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन की बात करें C++ की, तो ये आपके सामने एक C++ का प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब C++ के प्रोग्राम के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं, हम उनको डिस्कस कर लेंगे और फिर हम आगे जाके देखेंगे कि हमने इस कंपोनेंट्स को कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप देखें तो ये टोटल 3 डिफरेंट कलर का कोड आपके सामने आ रहा होगा, ग्रीन, ब्लैक और रेड कलर है।
सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैंने आपको ये कहा था कि हम जब भी कोड लिखेंगे, जब भी C++ में प्रोग्राम बनाएंगे, तो हमें कुछ लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत होगी और हम लाइब्रेरी से हमें बना बनाया कोड मिल जाएगा। अब लाइब्रेरी से बना बनाया कोड आप जब IDE को इंस्टॉल करेंगे तो लाइब्रेरीज़ भी साथ ही इंस्टॉल्ड हो जाएंगी। अब आपने उन लाइब्रेरीज़ को इस्तेमाल करना है, तो उन लाइब्रेरीज़ को इस्तेमाल करने के लिए पहले आपको उन लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो और जब भी आप प्रोग्राम C++ में लिखना स्टार्ट करेंगे तो पहला स्टेप भी यही है कि आपने जिन लाइब्रेरीज़ को इस्तेमाल करना है, आपने उन लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना है। अब C++ के अंदर लाइब्रेरीज़ के लिए हेडर फाइल्स होती हैं, यानी लाइब्रेरीज़ के अंदर बहुत सारी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं और हर फंक्शनैलिटीज़ को कंबाइन करके, अगर वो सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शनैलिटीज़ हैं, उनको कंबाइन करके एक हेडर फाइल के अंदर रखा गया है। और ये दो हेडर फाइल आपके सामने हैं। जैसे कि एक हेडर फाइल है IOStream के नाम से। इस हेडर फाइल के अंदर जितने भी इनपुट या आउटपुट के बने बनाए फंक्शंस हैं, आपको वो सारे मिल जाएंगे। इसी तरह एक और हेडर फाइल है console input output.h के नाम से। यूजुअली ये भी इनपुट और आउटपुट के लिए ही इस्तेमाल होती है। इसी तरह अगर आपने कोई ग्राफिक के बने बनाए फंक्शन इस्तेमाल करने हैं, जैसे आपने सर्कल ड्रॉ करना है या आपने लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपको उसकी लाइब्रेरी फाइल मिल जाएगी माइट बी graphics.h के नाम से। उसके अंदर ग्राफिक्स के सारे फंक्शन होंगे। अब अगर आपको मैथ के बने बनाए फंक्शन इस्तेमाल करने हैं तो उसकी आपको लाइब्रेरी फाइल मिल जाएगी math.h के नाम से। सो आपने अपना कोड लिखने से पहले सबसे पहले क्या करना है, आपने लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना है। सो लाइब्रेरीज़ यहाँ पे हेडर फाइल से होती हैं। अब लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करने के लिए हम ये हैश इंक्लूड इस्तेमाल करते हैं। इस हैश इंक्लूड को हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक हो गया। इसका काम ये है कि ये लाइब्रेरी को इंक्लूड करेगा और लाइब्रेरीज़ आपकी यहाँ पे हेडर फाइल्स हैं। तो ये देखें, ये एक हेडर फाइल को इंक्लूड किया गया है और उसके बाद ये दूसरी हेडर फाइल को इंक्लूड किया गया है। इस हेडर फाइल्स के अंदर आपको बहुत सारे बनी बनाई फंक्शनैलिटीज़ मिल जाएंगी, आप उन फंक्शनैलिटीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इस हेडर फाइल में भी बहुत सारी बनी बनाई फंक्शनैलिटीज़ आपको मिल जाएंगी, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये नीचे जो कोड लिखा हुआ है, इसके अंदर से कोई ना कोई फंक्शनैलिटी यहाँ पे उठा के इस्तेमाल की गई है, जिसलिए इसको IOStream या console io.h को यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है। सो पहली चीज़ आपकी ये होगी कि आपने लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया और उसके लिए आपने हैश इंक्लूड इस्तेमाल किया। हैश इंक्लूड को हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का काम क्या होता है, ये कंपाइलर को बताती है कि आप ये एक्शन परफॉर्म कर दें। ये CPU को नहीं बता रही, बल्कि हैश इंक्लूड कंपाइलर को बता रहा है कि ये लाइब्रेरी पड़ी हुई है, आप इस लाइब्रेरी को उठा लें, क्योंकि इस लाइब्रेरी के अंदर से कोई ना कोई कोड आगे इस्तेमाल किया गया है। सो ये इंस्ट्रक्शन CPU के लिए नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन कंपाइलर के लिए है। इसी तरह आपने जितनी भी हेडर फाइल्स इंपोर्ट करनी है, आप उनको वन बाय वन करके यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। हम आगे जाके math.h string.h इस वाली हेडर फाइल्स को आगे जाके स्टडी करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जब हम C++ में प्रोग्राम लिखते हैं, तो जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा कि हम यहाँ पे ब्लॉक्स बनाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं। तो अगर हमारा बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, या आप यूँ कह लें कि अगर हमारा प्रॉब्लम इतना सिंपल है कि उसके और सब प्रॉब्लम्स नहीं बन सकते हैं, तो फिर हम उसका सिर्फ एक फंक्शन बनाते हैं और उस एक फंक्शन को हमने यहाँ पे ये डिफ़ाइन किया हुआ है, ये पूरे के पूरे को, ये आपका एक फ़ंक्शन है। ठीक है। अब इस फंक्शन के आगे कुछ कंपोनेंट्स हैं, उसमें सबसे पहले इस फंक्शन का नाम है। तो ये जो मेन है, ये इस फंक्शन का नाम है। आगे जाके आप एक और फंक्शन भी बना सकते हैं। जैसे आगे जाके कि मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, उस फंक्शन को मैं नाम दे देता हूँ ग्रीटिंग का। ठीक हो गया, या ग्रीट का। सो ये मेरा एक और फंक्शन बन गया। इस फंक्शन को मैंने नाम दे दिया ग्रीटिंग का। ठीक हो गया। आपने एक और फंक्शन बनाना है, आप जाके एक और फंक्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये आपको ऐसे डिफ़ाइन करना पड़ेगा, फंक्शन का नाम है, फिर ये छोटे वाली पैरेंथेसिस है और फिर ये फंक्शन का ब्लॉक है। ठीक है। जैसे ये एक फंक्शन है तो ये इसका ब्लॉक है। तो ब्लॉक को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, करली ब्रेसेस के साथ। एक उसकी ओपन करली ब्रेस है और एक उसकी क्लोजिंग करली ब्रेस है, और इसके दरमियान में ये सारा इस फंक्शन की स्टेटमेंट्स हैं। यानी ये आपका मेन फंक्शन है, ये फंक्शन का नाम है, तो लिहाजा इसको मेन फंक्शन ही कहेंगे। ये ओपन करली ब्रेसेस, ये क्लोज करली ब्रेसेस, ये आपके फंक्शन का ब्लॉक है। और इसके अंदर आप क्या करेंगे, इस फंक्शन की स्टेटमेंट्स लिखेंगे। मीन कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो ये इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे मैंने एक और फंक्शन बना दिया ग्रीटिंग के नाम से, और यहाँ पे मैं इसकी स्टेटमेंट्स भी ऐसे लिख सकता हूँ। इसकी कोई 40 स्टेटमेंट्स हैं या 50 स्टेटमेंट्स हैं, तो वो मैं सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ।
ठीक हो गया। आप जितने मर्जी फंक्शंस चाहें बना सकते हैं, लेकिन आपके अपने फंक्शंस चाहें जो भी हों वो बनते रहेंगे, बट मेन फंक्शन लाजमी एग्जिस्ट करेगा। यानी अगर आपने एक फंक्शन बनाया है तो एक मेन फंक्शन होगा, बस इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं होगा। अगर आपने मेन के अलावा एक और फंक्शन भी बनाया है तो तब भी मेन रहेगा और फिर वो दूसरा फंक्शन आ जाएगा। मीन के मैं ये नहीं कर सकता कि मैं कहूँ कि मेरा मेन फंक्शन नहीं है और मेरा फंक्शन सिर्फ ग्रीटिंग वाला है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमें एक मेन फंक्शन लाजमी रखना पड़ेगा। तो अगर मेरा एक ही मेन फंक्शन है, अगर मेरा एक ही फंक्शन है तो मैं फिर वो मेन फंक्शन रखूँगा और मैं ये ग्रीटिंग वाली सारी स्टेटमेंट्स उठा के मैं इसके अंदर राइट कर दूँगा। होपफुली कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आप बहुत सारे फंक्शंस बना सकते हैं, लेकिन मेन फंक्शन को आप कभी भी नहीं हटा सकते, वो हमेशा रहेगा। आप इस फंक्शन को क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि आपका कंपाइलर जब कंपाइलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा तो वो हमेशा मेन फंक्शन को ढूंढेगा। आपके कंपाइलर का जो कंपाइलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टेटमेंट को कंपाइल करता है, तो वो क्या करेगा, वो मेन फंक्शन को ढूंढेगा और मेन फंक्शन के अंदर आके वो जो सबसे पहली स्टेटमेंट है वो उसको कंपाइल करेगा, फिर वो दूसरी स्टेटमेंट को कंपाइल करेगा, फिर वो तीसरी स्टेटमेंट को कंपाइल करेगा। तो अगर आपके अपने बहुत सारे फंक्शंस हैं और आपने मेन फंक्शन नहीं डिज़ाइन किया हुआ तो वो मेन फंक्शन को ढूंढ के वापस चला जाएगा और एरर दे देगा कि मुझे समझ ही नहीं आ रही है कि मैंने कंपाइलेशन का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक हो गया। सो ये फंक्शन का नाम हो गया। पीछे एक कीवर्ड है, फ़िलहाल मैं इसको अजम्प्ट कर रहा हूँ, ये इसका मतलब इंट है। सो आपने फ़िलहाल इसको एज इट इज़ यूज़ कर लेना है। उसके बाद ये फंक्शन की छोटी पैरेंथेसिस हैं, आपने इसको भी एज इट इज़ इस्तेमाल कर लेना है, ताकि मैं अभी आपको इन कॉन्सेप्ट्स में ले जाके कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता चीज़ों को। उसके बाद ये फंक्शन का ब्लॉक है और फंक्शन के ब्लॉक के अंदर हमारी वो स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट्स वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो एक्चुअली जाके हमने एग्जीक्यूट करवानी है, और यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। ये कैसे पता चल रहा कि ये 3 स्टेटमेंट्स हैं? ये ऐसे पता नहीं चल रहा कि ये 3 लाइन्स हैं। एक स्टेटमेंट, ये तीनों अगर एक लाइन में होते तब भी ये 3 स्टेटमेंट्स ही बनती हैं। स्टेटमेंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं सेमीकोलन के साथ। जहाँ पे सेमीकोलन आ जाए वहाँ पे स्टेटमेंट एक एंड हो जाती है। तो सेमीकोलन डिफाइन करता है टर्मिनेटर को, दैट्स मीन कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट एंड हो गई है, इसके बाद अगली स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है। तो फिर एक सेमीकोलन आया, यानी यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स एंड हो गई हैं, और फिर एक और सेमीकोलन आया, यानी यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं। लेट्स से अगर मैं आगे कोई स्टेटमेंट यहीं पे लिख देता हूँ, लेट्स से मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, तो अब टोटल 4 स्टेटमेंट्स हैं हमारी, क्योंकि 4 टर्मिनेटर हैं। एक स्टेटमेंट ये है, फिर एक स्टेटमेंट ये है, फिर एक स्टेटमेंट ये, और एक स्टेटमेंट हमारी ये है। सो ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो हमने राइट करनी होती हैं, और ये स्टेटमेंट्स जब एग्जीक्यूट करेंगी तो यही CPU से कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करवाएंगी। ठीक हो गया। सो अब ये स्टेटमेंट्स क्या हैं, मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं जा रहा, हम इसको आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अब अगर हम लाइन बाय लाइन कोड को डिस्कस करें तो सबसे पहले क्या यूज़ किया गया है, सबसे पहले हैश इंक्लूड इस्तेमाल किया गया है। सो हैश इंक्लूड को हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, और उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स हैं, और एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ हमने इस्तेमाल की है ये हमारी हेडर फाइल्स हैं। इनको प्रोग्राम स्टेटमेंट्स नहीं कहा जाता। प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आपकी वही हैं जो किसी फंक्शन की बॉडी में आएंगी। ये फंक्शन की बॉडी का पार्ट नहीं है, आप इनको हमेशा फंक्शन की बॉडी से बाहर रखेंगे, ये आपने ख्याल रखना है। और इनके एंड पे कोई सेमीकोलन नहीं आता। सेमीकोलन हमेशा स्टेटमेंट्स की एंड पे आएगा यूजली, और वो हम देख चुके हैं कि वो फंक्शन के अंदर होती है। तो आपने जब ये बेसिक स्ट्रक्चर है C++ का, आपने याद रखना है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में हैश आएगा, हैश, उसके बाद इंक्लूड है, फिर एंगल ब्रैकेट्स है, फिर आपकी लाइब्रेरी है। अच्छा, एक चीज़ आपने ख्याल करनी है कि जैसे डेव है, तो डेव में खाली आईओ स्ट्रीम आप लिख दें तो कोड एग्जीक्यूट करता है। .h के साथ समहाउ कभी कभी वो एरर भी दे देता है, यानी ये .h बेसिकली एक्सटेंशन है, तो dev .h के बगैर भी एग्जीक्यूट कर देता है कोड को। कभी कभी .h के साथ वो एरर भी दे देता है, तो आपने ज़रा कोड करते हुए इसको ख्याल करना है कि .h के बगैर भी अगर आप लिख लेंगे तो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, या .h के साथ एरर दे रहा है तो .h आप हटा दें और एक्सटेंशन इस्तेमाल ना करें आप। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बुनियादी डिफरेंस है, प्रोग्राम स्टेटमेंट क्या होती हैं और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम स्टेटमेंट्स वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर से कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करवाएंगी, यानी वो इंस्ट्रक्शंस बेसिकली CPU के पास जाएंगी और CPU कोई टास्क परफॉर्म करवाएगा। वाइस वर्सा जो आपके प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो CPU के पास जाएंगी नहीं,
बल्कि कंपाइलर इन स्टेटमेंट्स को रीड करेगा और इनके अगेंस्ट कोई ना कोई वो खुद ही एक्शन परफॉर्म कर देगा। और एक्शन क्या परफॉर्म करेगा, वो लाइब्रेरी का कोड उठा के ले आएगा सारे का सारा, कि ये लाइब्रेरी का कोड भी इस प्रोग्राम के साथ जाएगा, क्योंकि लाइब्रेरी के कोड से किसी ना किसी फंक्शन को इस्तेमाल किया गया है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हैं ये कभी भी एग्जीक्यूशन स्टेज पे इस तरह से नहीं जाते हैं, वो सिर्फ स्टेटमेंट्स ही आपकी जाएंगी। ठीक है, ये हम इसकी बात कर चुके हैं कि हैश इंक्लूड होता है और हेडर फाइल होती है, और हम हेडर फाइल की भी बात कर चुके हैं कि हम इनको क्यों इंक्लूड करते हैं। और ये एक आईओ स्ट्रीम की हेडर फाइल, इसको हम कॉमनली इस्तेमाल करेंगे आगे जाके, क्योंकि हमने हर प्रोग्राम के अंदर एटलीस्ट इनपुट या आउटपुट करवानी है। तो जब भी हम इनपुट या आउटपुट करवाएंगे तो उसके लिए हमें आईओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट या आउटपुट के फंक्शंस हमें वहाँ से मिलेंगे बेसिकली। सो यहाँ पे आईओ स्ट्रीम का जिक्र अब किया गया है, जो कि हमारी पहली स्टेटमेंट में भी अगर आप देखें तो मैं वापस अगर आपको कोड में लेके जाऊँ तो पहली स्टेटमेंट आपकी क्या है, यहाँ पे सी आउट है। ये सी आउट जो है बेसिकली ये कंसोल आउटपुट की स्टेटमेंट है, और ये कंसोल आउटपुट की स्टेटमेंट हमें कहाँ से मिल रही है, ये आईओ स्ट्रीम से मिल रही है। ये स्टेटमेंट हमने खुद नहीं बनाई, ना हम इसको बना सकते हैं, क्योंकि आउटपुट एक कॉम्प्लेक्स किस्म का ऑपरेशन है जिसमें आपने डाटा किसी समझ लें रैम से उठाना है, मेमोरी से उठाना है, और आपने उसको जाके किसी आउटपुट डिवाइस पर डिस्प्ले करना है। तो हमारे प्रोग्राम के अंदर इटसेल्फ हम इतनी ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी कि हम उसी में स्टक होकर रह जाएंगे। तो इनपुट और आउटपुट के हमें बने बनाए फंक्शन मिल जाते हैं। तो सी आउट का मतलब है कि आपने आउटपुट करवानी है, और ये सी आउट आपको कहाँ से मिल रहा है, ये सी आउट आपको मिल रहा है आईओ स्ट्रीम के अंदर से। अगर आप आईओ स्ट्रीम नहीं इस्तेमाल करेंगे या आप इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे ऊपर, तो आप सी आउट को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी पहली स्टेटमेंट, आपकी पहली इंस्ट्रक्शन है, हम उसको भी उस डिटेल में देख लेते हैं। पहली इंस्ट्रक्शन है सी आउट, दैट मीन कंसोल आउट। उसके बाद ये दो साइन हैं, इनको हम कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। आप इसको एज ए ग्रेटर देन इंटरप्रेट करें या एज ए लेस देन इंटरप्रेट करें सी आउट के हिसाब से, तो ये डबल लेस देन है सी आउट के हिसाब से। उसके बाद फिर एक डबल कोट है, उसके अंदर कोई मैसेज लिखा हुआ है, और फिर डबल कोट है, और फिर सेमीकोलन है। इसका मतलब ये है कि ये जो मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो ये इसको एज इट इज़ जाके स्क्रीन के ऊपर आउटपुट करवा देगा। यानी ये एक ऐसा प्रोग्राम है, जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो स्क्रीन के ऊपर ये स्टेटमेंट जाके प्रिंट हो जाएगी आपकी। हम इसी प्रोग्राम को अभी अपने डेव में भी लिख के देख लेंगे, और हम देखेंगे कि यहाँ पे हम कुछ भी स्टेटमेंट लिख के उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये सी आउट कहाँ से मिला है हमें, ये आईओ स्ट्रीम से मिला है। इसी तरह सी आउट के बाद हमने एक और भी इनपुट की स्टेटमेंट है, ये गेट सी एच जो है ये इनपुट की स्टेटमेंट है। इसका फुल फॉर्म है गेट करेक्टर का। अभी हमें यहाँ पे कोई इनपुट रिक्वायर्ड नहीं थी, लेकिन हमने इसको इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि हम अपनी जो आउटपुट है उसको स्क्रीन के ऊपर होल्ड कर सके। और ये गेट सी एच का फंक्शन भी बना बनाया है, ये हमें कहाँ से मिला है, ये हमें कंसोल आईओ डॉट एच से मिला है। ठीक हो गया। ये अब आपको पता चल गया कि आईओ स्ट्रीम के से हमने सी आउट लिया और कंसोल आईओ से हमने गेट सी एच लिया। इसमें आपने परेशान नहीं होना, ये ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ के लिए यहाँ से फंक्शंस उठा के यूज़ करेंगे और हमें याद करने पड़ेंगे। मैं आपके लिए आसानी कर देता हूँ। आईओ स्ट्रीम से हम दो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे टोटली फ़िलहाल। एक सी आउट का है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे आउटपुट के लिए, और एक हमारे पास सी इन का है। ठीक हो गया। तो बस इस लाइब्रेरी से हमने इतना इस्तेमाल करना है। ये जो कंसोल आईओ डॉट एच है, यहाँ से हमने गेट सी एच इस्तेमाल किया है। अगर आप डेव इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो आपको इसको भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टर्बो इस्तेमाल करेंगे तो आपको गेट सी एच की वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें फिर आपकी जो आउटपुट है वो कंसोल पे अपेयर होके डिसअपेयर हो जाती है, और आपका प्रोग्राम एग्जिट कर जाता है एग्जीक्यूट होके, और आपको पता ही नहीं चलता कि स्क्रीन पे कुछ आया भी था या नहीं आया था। तो गेट सी एच फिर क्या करता है, स्क्रीन को होल्ड करवाता है। जब तक आप कोई कीबोर्ड से की प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो आपकी आउटपुट लिखी हुई आपको नज़र आती रहेगी। ठीक हो गया। ये सी आउट हो गया, ये इसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं या इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, और उसके बाद इंसर्शन के ऑपरेटर हैं। ये आपको हेडर फाइल से मिला है सी आउट। ठीक है। अगर आप ये इंसर्शन ऑपरेटर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो ये सी आउट भी आपका जो कंपाइलर है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ये मेन फंक्शन के बारे में है कि आपका फंक्शन जब भी
एग्जीक्यूट करेगा तो मेन फंक्शन की पहली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कोई और फंक्शंस हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद एग्जीक्यूट नहीं होंगे। मेन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो खुद ब खुद एग्जीक्यूट होगा और सबसे पहले उसकी पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है कि आपका एग्जीक्यूशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है। तो आपका एग्जीक्यूशन का प्रोसेस हमेशा मेन से स्टार्ट होता है। वो ना तो हैश इंक्लूड से स्टार्ट होता है ना मेन के अलावा किसी और फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो आपका जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है वो मेन से स्टार्ट होता है और मेन की पहली स्टेटमेंट सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है, द प्रोग्राम में कॉन्सिस्ट ऑफ मैनी फंक्शन बट ऑन स्टार्टअप कंट्रोल ऑलवेज गोज टू मेन फंक्शन। यानी जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा तो कंट्रोल सबसे पहले मेन के पास होगा, फिर मेन से आप बाकी फंक्शन की तरफ कंट्रोल को खुद ट्रांसफ़र करेंगे अगर आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर कोई और फंक्शन नहीं है तो फिर आपका मेन लाजमी होगा, अगर कोई और फंक्शन है तब भी आपका मेन लाजमी होगा। ये आपने जहन में रखना है, बगैर मेन के आपका एग्जीक्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। ठीक हो गया, ये हम बात कर चुके हैं। बाकी पैरेंथेसिस का क्या रोल है, जो ब्लॉक ऑफ फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट करता है। और एक और वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है इंट का। सो बेसिकली ये फंक्शन की डाटा टाइप है। इसका मतलब ये है कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद ये फंक्शन एंड होगा तो ये कोई आंसर देगा और उस आंसर की फ़िलहाल टाइप हमने नंबर रखी हुई है। सो इंट स्टैंड फॉर इंटीजर है और ये एक डाटा टाइप है। हम इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं और फिर फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होती है। तो लिहाजा मैं इसको फ़िलहाल एग्जाम्प्ट कर रहा हूँ यहाँ से। अब हम इवन डिस्कस कर चुके हैं कि फ़ंक्शन की बॉडी क्या होती है, ब्रेसिस क्या होती है, गेट ch क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक हो गया। सो ये दो स्टेटमेंट्स हैं, तीन स्टेटमेंट्स हैं, इनको यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस किया गया है। लास्ट स्टेटमेंट क्या है, लास्ट स्टेटमेंट रिटर्न 0 की है। सो आप जब भी कोई फंक्शन बनाते हैं तो वो फंक्शन जाते हुए कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा होता है और हमारे केस में जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो 0 है, इसलिए फंक्शन की रिटर्न टाइप भी इंटीजर है। यानी आप यूँ समझें कि हमने ये बताया कि इस फंक्शन का नाम मेन है और ये जो रिटर्न करेगा वो इंट रिटर्न करेगा। तो हमने यहाँ से कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवा ली है। यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख दें, 0 1 2 3 -1 -5 -6 मैटर नहीं करती, क्योंकि हमने सिर्फ ये इसको सेटिस्फाइड करवाने के लिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक हो गया। यानी अगर यहाँ पे आप इंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप रिटर्न में कोई भी नंबर इंटीजर टाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंट स्टैंड फॉर इंटीजर, इंटीजर स्टैंड फॉर अ होल नंबर, जो डेसिमल वैल्यू नहीं है बल्कि एक होल नंबर है, हम उसे इंटीजर कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसका एक ऑल्टरनेटिव भी होता है, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपने यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना बल्कि आपकी ये दो स्टेटमेंट है, बस आपने इनको एग्जीक्यूट करवाना है, तो फिर आप यहाँ पे रिटर्न टाइप वॉइड लिख लेंगे। ठीक है, वॉइड का मतलब ये है कि ये वो फंक्शन है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, सो वॉइड मीन दैट अ फंक्शन रिटर्न नथिंग। अगर आप यहाँ पे वॉइड इस्तेमाल कर लेंगे तो यहाँ पे रिटर्न 0 की ज़रूरत नहीं है। सो बट प्रैक्टिस यही है कि हम यहाँ पे हर फंक्शन की हम कोई ना कोई रिटर्न टाइप मेंशन करते हैं और वो एक डाटा टाइप होती है। तो नॉर्मली हम यहाँ पे इंट और यहाँ पे रिटर्न 0 1 कुछ भी मेंशन कर दें नंबर, आप यहाँ पे मैटर नहीं करता। ठीक हो गया। सो अब ये पूरे प्रोग्राम की आपको समझ आ गई होगी और हम इसको अपने कंपाइलर में लिख के भी देख लेंगे। ऑलराइट, ये हम सारी डिस्कशन कर चुके हैं और ये आउटपुट भी हम इसको डायरेक्टली प्रोग्राम को लिख के हम वहाँ पे जाकर डिस्कस कर लेंगे कि आउटपुट के ऊपर हम कैसे क्या आउटपुट करवा सकते हैं और वो डबल कोट्स में जब लिखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ये बताया गया है कि आप कैसे आउटपुट का प्रोसेस परफॉर्म करवाते हैं। अच्छा, जो चीज़ वहाँ पे डबल कोट्स में लिखी हुई थी ना सी आउट के बाद, उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आप डबल कोट के अंदर कोई मैसेज लिख दें तो वो डबल कोट के अंदर लिखा हुआ मैसेज स्ट्रिंग कहलाता है और स्ट्रिंग कहते हैं कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स की। जैसे ये एच एक करैक्टर है, ई एक करैक्टर है, तो ये कलेक्शन ऑफ करैक्टर है और ये कांस्टेंट फॉर्म में है, ये चेंज नहीं होगा। तो सी आउट के बाद ये जो चीज़ लिखी हुई है ये एज इट इज़ स्क्रीन के ऊपर जाके डिस्प्ले हो जाएगी। हम प्रोग्राम स्टेटमेंट्स की बात कर चुके हैं, सेमीकोलन की बात कर चुके हैं। सेमीकोलन अगर आप नहीं लगाएंगे, भूल जाएंगे, या स्पेलिंग छोटे बड़े अगर आप सही इस्तेमाल नहीं करेंगे या कोई स्पेलिंग में मिस्टेक्स करेंगे तो आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, आपके प्रोग्राम में एरर आएगा और उस एरर को हम कहते हैं सिंटैक्स एरर, कि आपके प्रोग्राम के सिंटैक्स में कोई इशू है। बट यूजुअली आपका आईडीई आपको गाइड कर देगा कि आपने क्या सिंटैक्स एरर किया है। हम बात कर चुके हैं इन सारी स्टेटमेंट्स की। ऑलराइट, उसके बाद एक चीज़ होती है वाइट स्पेसिस। सो वाइट स्पेसिस का मतलब ये है कि आपने प्रोग्राम के अंदर कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिस इस्तेमाल कर ली हैं या बहुत ज़्यादा लाइन ब्रेक इस्तेमाल कर रही हैं, तो उससे क्या मतलब होगा।
अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेसिस इस्तेमाल कर रहे हैं स्टेटमेंट के दरमियान, या बहुत ज़्यादा लाइंस का आपने इस्तेमाल कर दिया, यानी आपने एक स्टेटमेंट लिखी है फिर आपने 6 लाइंस के बाद अगली स्टेटमेंट्स लिखी हैं, 6 लाइन्स आपने खाली छोड़ दी हैं, तो 6 लाइन की वाइट स्पेसिस हैं, तो वाइट स्पेसिस को आपका प्रोग्राम टोटली इग्नोर कर देता है। ठीक है, अगर आप बहुत सारी स्पेसिस देंगे और आप अपने कोड को अपने लिए प्रीटिफाई कर सकते हैं कि आप दरमियान में स्पेसिस दे लें, टैब स्पेसिस दे लें, ताकि स्टेटमेंट बराबर आ जाएं आपकी, लेकिन उससे प्रोग्राम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोग्राम जब कोई आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो उसको एक स्टेटमेंट सपोज करेगा, जहाँ पे टर्मिनेटर आ जाएगा वहाँ उसके हिसाब से वो स्टेटमेंट एंड हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी आप जितनी मर्जी स्पेसिस इस्तेमाल करते रहें उससे C++ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता, जैसे पाइथन है तो वो स्पेसिस को इस तरह से ट्रीट नहीं करती है। ठीक है, जैसे ये अब उसने थोड़ी स्पेस दे के दिखाया भी हुआ है कि स्पेसिस अगर डाल भी दिए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे मल्टी लाइन अगर आपने कोड करना है तो इसका प्रोसीजर बताया गया है। आप बैकस्लैश करें, अगर आपका मैसेज बहुत बड़ा है और आप एक लाइन पे पूरा नहीं आ रहा तो आप बैकस्लैश करके उसको मल्टी लाइन पे ले जा सकते हैं, लेकिन अब भी ये एक स्टेटमेंट ही कंसीडर होगी। अगर आप बैकस्लैश स्ट्रिंग में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये इसको एरर कंसीडर करेगा कि आप नेक्स्ट लाइन पे जंप कर रहे हैं और नेक्स्ट लाइन पे आपने कुछ ऐसा लिखा है जो कि उसके लिए रिकॉग्नाइजेबल नहीं है डायरेक्टली। अच्छा, इस तरह हमारे पास ना कुछ और भी स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे ये रेगुलर स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन कुछ और स्टेटमेंट्स होती हैं, हम उनको कहते हैं कमेंट स्टेटमेंट्स। कमेंट स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो बेसिकली नॉन एग्जीक्यूटेबल होती हैं, ना ये कंपाइल होंगी ना ये एग्जीक्यूट करेंगी। अब आप ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों लिखेंगे जो कि ना कंपाइल होंगी ना एग्जीक्यूट करेंगी? ये प्रोग्रामर लिख रहा होता है, लेकिन ये अपने लिए लिख रहा होता है और ये इसको हेल्प आउट करती हैं कि वो उन स्टेटमेंट्स के अंदर क्या लॉजिक बना रहा है, क्या कोड कर रहा है, ताकि जब वो कभी वापस आएगा तो वो फिर अपने उस कोड को दोबारा से अपनी कमेंट स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ के वो एक इंडिकेटर्स हैं कि उसने यहाँ पे क्या कोड किया हुआ था। जैसे कि ये देखें, ये जो डबल स्लैश के बाद है ये कमेंट स्टेटमेंट्स हैं, और इसके डबल स्लैश के बाद आप कुछ भी लिख देंगे तो ये एरर नहीं कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि आपका कंपाइलर इनको इग्नोर कर देगा। जहाँ पे डबल स्लैश आ जाएंगे और डबल स्लैश के बाद कुछ लिखा हुआ है तो कंपाइलर उनको इग्नोर कर देगा। तो जैसे कि ये कमेंट दिया हुआ है कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये फिर एक और यूजिंग डायरेक्टिव इस्तेमाल किया गया है, ये मेन फंक्शन है, ये फंक्शन की बॉडी का स्टार्ट है, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है और ये एंड ऑफ फंक्शन बॉडी है। तो ये डबल कोड के बाद आप कुछ भी कैसे भी लिखते फिरें, ये कमेंट स्टेटमेंट है। तो ये आपके लिए है ताकि आप अपने, असल में होता ही है कि जब हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं तो फिर हम सम टाइम अपने कोड्स को भूल जाते हैं, जब हम बहुत टाइम के बाद वापस आके अपना कोड देखते हैं हमें याद ही नहीं होता। सो कमेंट स्टेटमेंट हम भी देते जाते हैं साथ साथ, ताकि जब हम अपने कोड को खुद पढ़ें या हमारे कोड को कोई और पढ़े तो उसको समझ आ जाए कि हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है। तो कमेंट स्टेटमेंट में हम उसकी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। अब कमेंट स्टेटमेंट्स दो तरह की होती हैं, एक सिंगल लाइन होती है और एक मल्टी लाइन होती है। अगर आपने जैसे ये सिंगल लाइन कमेंट है कि ये एक लाइन के ऊपर आ जाएगा, आप इससे आगे नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने एक बहुत बड़ा कमेंट देना है दरमियान में कहीं, तो ये मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए फिर आप ये यूज़ करेंगे, स्लैश स्टैरिक स्टार्ट हो जाएगा, फिर जहाँ पे कमेंट एंड हो जाएगा आपका वहाँ आपके दोबारा स्टार स्लैश इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे ये मल्टी लाइन कमेंट्स की एक एग्जाम्पल दी गई है। ठीक हो गया। सो ये देखें, ये कमेंट की एग्जाम्पल है। अब ये फंक्शन कोई डिफाइन किया गया है, इस फंक्शन का ब्लॉक है, उसके अंदर कमेंट लिखा गया है। इसका मतलब है इस फंक्शन के अंदर एक भी स्टेटमेंट नहीं है जो एग्जीक्यूट करेगी, ये खाली फंक्शन है। तो ये कमेंट स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करती हैं, ये आपने जहन में रखना है अपने। सो यहाँ तक हमारा थ्योरेटिकल लेक्चर तो एंड हो गया। अब हम एक आध कोड जो है वो डेव पे लिख के एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं कि हमने वो राइटिंग और कंपाइलेशन और वो सारे प्रोसेस हमने कैसे करने हैं। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने डेव को इंस्टॉल किया हुआ अपने पास। ठीक हो गया। आप इसको नेट से अगर आपके पास ये इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप dev++ सर्च कर लेंगे। ठीक हो गया। तो ये आपको यहाँ पे ठीक है, तो आप यहाँ से जाके इसको ये देखें, ये डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है, वो बता रहा है कि इट विल टेक फ्यू मिनट्स और उसके बाद ये आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ऑलराइट, मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है ये वाला। आई डोंट नो, यहाँ पे कुछ इशू कर रहा है। खैर, ये आपको इसकी बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी इसकी ना आपको, जहाँ से डाउनलोड हो सकता है। वैसे जो सबसे कॉमन वेबसाइट है जहाँ से आप कोई भी सॉफ्टवेयर उठा सकते हैं वो गेट इनटू पीसी है। तो यहाँ पे जाके आप डेव सी प्लस प्लस उठा लेंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्टर डेव सी प्लस प्लस जो है वो मिल जाएगा। ये फाइल हॉर्स पे भी मिल जाएगा आपको। सो मल्टीपल साइट्स हैं, आपने जाके इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। सो जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आपके पास होगा। और सबसे पहले आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपने एडिटिंग करनी है। सो एडिटिंग करने के लिए आपने एक सोर्स फाइल क्रिएट करनी है। सोर्स फाइल क्रिएट करने के लिए आप Ctrl+N इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये कुछ शॉर्टकट आइकन्स दिए हुए हैं, देखिए ये न्यू के नाम से, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपने फाइल पे क्लिक करना है, फाइल न्यू, और न्यू पे जाके आपने सोर्स फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, सो ये आपकी सोर्स फाइल क्रिएट हो गई है। अब आपने यहाँ पे कोड एडिटिंग करनी है, आपने ये कोड राइटिंग करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेना है, जैसे कि ये आईओ स्ट्रीम है। ठीक है, बस फिलहाल मुझे एक ही हेडर फाइल चाहिए। उसके बाद मैंने फंक्शन क्रिएट करना है। सो इंट मेन है, ये मेन फंक्शन की पहले छोटी पैरेंथेसिस हैं और फिर ये बड़ी पैरेंथेसिस हैं। अगर आप एक ओपनिंग लगाएंगे तो क्लोजिंग वो खुद ब खुद लगा देगा आपको। जस्ट ओपन लगाएं, क्लोज खुद ब खुद आ जाएगी, क्योंकि वो सपोज कर रहा है कि जो चीज़ आपने ब्रैकेट ओपन किया उसकी लाजमी कहीं ना कहीं ब्रैकेट क्लोज भी होगी। सो लेट्स से ये हमारा पहला प्रोग्राम है, तो यहाँ पे हम सी आउट की स्टेटमेंट दे देते हैं। और यहाँ पे लेट्स से अब अगर मेरा ये मैसेज जो है ये लाइन से एक्सीड कर रहा है तो माइट भी मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रिंग कांस्टेंट है और इसको हमेशा डबल कोट्स में लिखना है। अगर आप इसको डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे तो ये एरर बन जाएगा। ठीक है, इसको हमेशा डबल कोट्स में लिखेंगे। अगर सिंगल कोड लगाएंगे तो दूसरे वाला खुद ब खुद आ जाएगा। तो ये मेरी पहली स्टेटमेंट है, दैट्स इट। मैं फ़िलहाल इसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये कैसा प्रोग्राम है, जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे मैसेज आएगा। अब हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल करना है और कंपाइल करने के बाद फिर हमने इसको रन करना है। बाकी लिंकिंग लोडिंग वो खुद ब खुद हो जाएगी। तो आपका काम ये है कि आप इसको कंपाइल और रन करें। अच्छा, अगर आप डेव इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे एक इशू आएगा कि ये सी आउट को डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं करता है। तो इसके लिए आपको एक और डायरेक्टिव भी चाहिए होता है और उस डायरेक्टिव का नाम है यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक हो गया, ये डेव की लिमिटेशन है। बाकी अगर आप टर्बो इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक डायरेक्टिव है। अब डायरेक्टिव यूजिंग एक डायरेक्टिव है और आपको पता है कि डायरेक्टिव क्या काम करते हैं। ठीक हो गया, तो आपने अगर डेव इस्तेमाल करना है तो फिर आपने ये एक एक्स्ट्रा लाइन लाजमी लिखनी है। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो ये सी आउट काम नहीं करेगा। या आप इसको ऐसे लिख लें यहाँ पे, या मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ और आप इसका एक और भी ऑल्टरनेटिव होता है, ये मैंने इसको कमेंट कर दिया। देखें ये कमेंट ब्लू में कन्वर्ट हो गया कि अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेंगी। अब आप यहाँ पे जो भी ब्लाम 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 लिखते रहें वो ब्लाम ब्लाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अब आपको यहाँ पे std और फिर ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे, अब भी कोई एरर नहीं आएगा। अब लेट से मैंने 4-5 सी आउट की स्टेटमेंट्स लगानी है तो फिर मुझे हर जगह यहाँ पे ये std और ये लगाना पड़ेगा। तो इसका एक बेहतर हल यही है कि हम यहाँ पे इसको वन टाइम ही इस्तेमाल कर लें ताकि नीचे हम सी आउट को आराम से इस्तेमाल कर सकें। ठीक हो गया, सो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है। अब हमने इसको कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, शॉर्टकट्स मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पे ये आपको एक 4 स्क्वायर बॉक्स नज़र आ रहा है, ये कंपाइल का है और F9 इसकी शॉर्टकट की है। हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारा कंपाइलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये पहले मुझसे पूछ रहा है कि आप इस फाइल को सेव करें। सेव करने के लिए आपने इसको एक नाम देना है, जैसे कि मैं इसको नाम दे रहा हूँ प्रोग्राम 1 का, और इसकी एक्सटेंशन .cpp होगी, यानी C++। ठीक है, आपने इसको सेव करना है और सेव करने के बाद ये कंपाइलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ऑल राइट, ये कोड मेरा कंपाइल हो चुका है और ये कहाँ पे कंपाइल हुआ है अगर हम इसको जाके देखना चाहें। ठीक है, ये देखें
ये मेरा सोर्स कोड पड़ा है और ये मेरा कंपाइल कोड पड़ा है, ठीक है, ये मेरा कंपाइल कोड है। इसकी एक्सटेंशन क्या है, डॉट एक्जी के, ये एग्जीक्यूटेबल है, ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, इसकी एक्सटेंशन डॉट सीपीपी है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो देखें ये एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन मुझे स्क्रीन पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो लिहाजा अब हमें यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना चाहिए, हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए गेट सी एच। ये गेट सी एच क्या करेगा, ये स्क्रीन को हॉल्ट कर देगा ताकि हम आउटपुट देख सकें। अब अगर हमने गेट सी एच इस्तेमाल किया है तो हमें यहाँ पे कंसोल आयो डॉट एच भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखें आयो स्ट्रीम के साथ मैंने डॉट एच इस्तेमाल नहीं किया, अगेन ये डेव की लिमिटेशन है। तो अब हमें देखें मैंने कोड में चेंज कर दिया, जो प्रीवियस कंपाइल कोड होके पड़ा हुआ है उसमें ये वाली लाइंस इंक्लूड नहीं है, तो मुझे कोड को रिकम्पाइल करना पड़ेगा ताकि प्रीवियस जो कोड की कंपाइलेशन है वो न्यू से रिप्लेस हो जाए। तो कोड मेरा दोबारा कंपाइल हो चुका है। सो ये प्रोग्राम 1 है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए ये कंसोल के ऊपर आउटपुट लिखी हुई आ रही है, वेलकम टू प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स। ठीक हो गया। सो यस, देखें कितना सिंपल सा प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं है, आपको बस थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है इसके ऊपर और आप इसको इजीली लर्न कर लेंगे। इतना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के ऊपर जो है वो अपनी कमांड्स हासिल करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग यस अभी एक इशू होगा आपके लिए, बट लैंग्वेज इज़ नॉट एन इशू। ठीक है। सो एक और तरीका भी है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह जाके ऐसी आउटपुट देखें। ये मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा था कि आप इस तरह से जाके कंसोल फाइल आपकी बन जाती है, वहाँ पे जाके आउटपुट देख सकते हैं। बट लेट्स से आप चाहते हैं कि मैं आपने इधर ही आउटपुट देखनी है, तो ये कंपाइल के बाद आगे एक और ऑप्शन है रन का, ये F10 इसकी शॉर्टकट की है। आप इसको रन करेंगे तो ये इधर ही रन होके आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे इधर ही रन होके आ गया। ये कंपाइल और रन इकट्ठा भी है F11, अगर आप इसको इकट्ठा करेंगे तो ये कंपाइल और रन कर देगा। ठीक है। अब ये आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट है, यहाँ पे आप कोई भी मैसेज बना सकते हैं, जैसे कि मैं अब यहाँ पे एक मैसेज बना देता हूँ। ठीक है। अब दोबारा कंपाइल करना है और फिर रन करना है। ठीक है। सो ये मेरे यहाँ पे मैसेज चेंज हो गया। अब मैसेज जो आ रहा है यहाँ पे वो गुड मॉर्निंग का आ रहा है, इसलिए हम इसे कांस्टेंट कहते हैं, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। ऑल राइट। सो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब जो चीज़ फिलहाल चेंज होगी वो आपकी ये स्टेटमेंट चेंज होगी। जैसे अभी ये स्टेटमेंट गुड मॉर्निंग की है, बट यहाँ पे मैंने लेट से एक वेक्टर का सम लेना है, 2 नंबर को ऐड करना है, तो यहाँ पे मुझे अपनी स्टेटमेंट्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे अब आपको जब डेव इंस्टॉल किया तो 3 चीज़ें मिली हैं आपको, एडिटर मिला है, कंपाइलर और डीबगर मिला है। सपोज़ कि अभी मैंने इस कोड में कोई एरर नहीं किया, बट इसमें कोई एरर कर देता हूँ मैं। एरर क्या कर देता हूँ मैं, जैसे मैं सिंटैक्स में वायलेशन कर देता हूँ। तो सिंटैक्स ये है कि आपने मेन लोअर लिखना है, बट मैंने एम कैपिटल कर दिया। अब मैं अगर दोबारा इसको कंपाइल करूँ तो अब ये कोड कंपाइल नहीं होगा। जब भी आपके कोड में एरर आएगा तो आपका कोड कंपाइल नहीं होगा और ये आपको नीचे एरर दिखा देगा विंडो के ऊपर। क्यों नहीं दिखा रहा है, एक मिनट। ऑल राइट, मैंने वो विंडो हाइड की हुई थी असल में। अगर आपको ये इस तरह की विंडो नीचे ना नज़र आए तो आपने यहाँ व्यू में जाके ना ये रिपोर्ट विंडो को आपने टिक कर देना, तो ये रिपोर्ट विंडो आ जाएगी। देखें, अब देखें इसमें ये मुझे बता रहा है कि ये एरर है। ठीक है। तो ये कोड मेरा एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। क्यों एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, क्योंकि उसको मेन फंक्शन नहीं मिल रहा। वो लोअर केस वाले मेन को आइडेंटिफाई करता है, मैंने एम को कैपिटल किया हुआ है। सो लेट्स से अगर मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ और करेक्ट करके दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। ठीक है। सो अब मेरे पास यहाँ पे ये रन होके आ रहा है कोड। इसी तरह अगर आप कहीं पे सेमीकोलन मिस कर देंगे, सॉरी, कंपाइल किया, देखें ये मुझे बता रहा है कि बेसिकली मेरा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे सेमीकोलन एक्सपेक्ट कर रहा है। अच्छा देखिए, इसने जो हाईलाइट की है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट जाके की है, जबकि एरर कहाँ पे है, वो प्रीवियस स्टेटमेंट पे है। तो ये भी ख्याल करेंगे आप, ये हाईलाइट जिस स्टेटमेंट को कर रहा है एक्चुअली में उससे प्रीवियस स्टेटमेंट राइटली कंपाइल नहीं हो सकी, लिहाजा वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे पहुंच के उसको हाईलाइट कर रहा है। तो एरर यहाँ पे है और ये नीचे बता भी रहा है एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न। तो रिटर्न से पहले सेमीकोलन मिस है और बेसिकली वो मिस कहाँ पे है, वो गेट सी एच के बाद यहाँ पे मैंने मिस किया हुआ है। ठीक है।
अब अगर हम इसे कंपाइल करेंगे तो देखें नीचे कोई एरर नहीं आया, बल्कि मेरे पास यहाँ पे कंपाइल लॉग आ गया है कि आपके पास 0 वार्निंग और 0 एरर है। ठीक है, सो देखिए ये सी कैपिटल कर दिया तो ये भी वॉयलेशन है। दोबारा कंपाइल करेंगे, अब नीचे ये मुझे बता देगा, देखें ये जो सी आउट वॉज नॉट क्लियर इन दिस स्कोप के सी आउट कोई चीज़ नहीं है जो उसको यहाँ पे मिल रही है। इसको ठीक करेंगे, दोबारा कंपाइल करेंगे, दोबारा 0 वार्निंग और 0 एरर आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। सो ये मैं बुक से आपको गाइड कर देता हूँ, आप जाके जो चैप्टर 2 है उसकी जो बेसिक ऑफ C++ है इसको लाजमी जाके पढ़िएगा। ये C++ प्रोग्राम क्या होता है, कमेंट स्टेटमेंट क्या होती हैं। ठीक है, ये देखें ये वो यहाँ पे std को इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप इसको वन टाइम ऊपर डिफ़ाइन कर देंगे तो आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, प्रोग्राम लाइंस क्या हैं, वो हर चीज़ यहाँ पे उसने एक्सप्लेन की हुई है। आप उन कंपोनेंट्स को जहाँ पे जाके ज़रूर पढ़िएगा, सी आउट, और उसको ग्राफिकली भी वो बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है वो। ठीक है, सो आपने चैप्टर 2 जो है वो अब इसको खुद कवर करना है, और जब नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे तो मैं क्विकली कुछ ये कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक से, मैं इनसे हम क्विकली गो थ्रू कर जाएंगे, जिसमें वेरिएबल्स, वैल्यू, कॉन्स्टेंट्स, C++ के कंपोनेंट्स क्या हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं। तो ये 4 टॉपिक्स हैं आपके बेसिकली यहाँ पे, आपने इनको लाजमी इस वीक में खुद कवर कर लेना है, और उसके बाद आपने इनके प्रॉब्लम्स के ऊपर जाना है, और प्रॉब्लम्स में जाके आपने इनके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लेने हैं। ख़ासतौर पे वो प्रॉब्लम्स जो कि बिल्कुल बेसिक्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने एरर्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, एरर को आइडेंटिफाई करना है, क्या एरर है, जैसे कि लोकेट द एरर इफ़ एनी इन द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। तो क्या है यहाँ पे हैश इंक्लूड ठीक है, सी आउट 35 है, सी आउट 45 है, रिटर्न 0 है। सो बज़ाहिर कोई एरर नहीं नज़र आ रहा सिवाय एक के शायद इसने .h नहीं, .h की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें एरर है। इसमें एरर क्या है कि फर्स्ट के ऊपर डबल कोट्स नहीं किए गए हैं। अच्छा, आपने ये ख्याल करना है, अगर आपने कोई नंबर सी आउट करना है तो फिर में भी शायद ये इसको ऐसे ही सी आउट कर दे, नहीं करेगा। यस, यही एरर है। आई थिंक वो डबल कोट्स ने, नंबर्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नंबर्स के लिए डबल कोट्स ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे एरर ये है कि पहला नंबर सही डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन ये फर्स्ट के ऊपर डबल कोट्स होना ज़रूरी है। इसमें कोई एरर नहीं नज़र आ रहा मुझे। आप इसको लिख के खुद एग्जीक्यूट करेंगे, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा होपफुली। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो कोई एरर नहीं आ रहा। ये एंड लाइन ब्रेक के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सपोज़ किया कि मैंने यहाँ पे सी आउट इस्तेमाल किया और फिर सी आउट मैंने इस्तेमाल किया टेस्टिंग, और मैं इसको कंपाइल करता हूँ, सॉरी सेमीकोलन मिस है, सेमीकोलन, कंपाइल रन करता हूँ, तो ये आउटपुट एक ही लाइन में आ रही है। बट मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, पहले 25 आए और फिर टेस्टिंग में ब्रेक आ जाए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर और एंडल इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, सो अब ये क्या करेगा, अब ये इसमें लाइन ब्रेक दे देगा। सॉरी, अच्छा, अगर आउटपुट विंडो आपकी क्लोज़ नहीं होगी तो दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये आउटपुट विंडो क्लोज़ किया हमने, दोबारा रन किया, देखें पहले 25 है, फिर एंडल की वजह से लाइन ब्रेक है, और फिर ये टेस्टिंग है। ठीक है, अच्छा, हमने एक और चीज़ भी देखी थी, वाइट स्पेसिस। तो जितनी मर्जी स्पेसिस डाल लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये कोई एरर नहीं है। दोबारा कंपाइल रन करेंगे, वो सारी स्पेसिस को इग्नोर करके फिर वो 25 और टेस्टिंग प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपने यहाँ पे कमेंट दे रहे हैं, मल्टी लाइन कमेंट देना है, तो आपने ये इस्तेमाल किया। ठीक है, उसके बाद आपने जो मर्ज़ी यहाँ पे लिखना लिखते रहें। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और फिर जब आपने कमेंट एंड करना है तो ये आपने ये यूज़ कर लिया। अब ये दरमियान वाली सारी स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर देगा, क्योंकि ये कमेंट स्टेटमेंट्स हैं, इनका कोई रोल नहीं है। सो दोबारा कंपाइल एंड रन करते हैं, प्रोग्राम कंपाइल एंड रन हो जाएगा, और उन स्टेटमेंट का कोई रोल नहीं है पूरे प्रोग्राम के अंदर। स्टिल हमने इसको बस अपने लिए लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ये इसमें एरर है, यस a + 30 = a माइट भी नहीं हो सकता, इसको देख लीजिएगा आप। इन प्रोग्राम्स को आपने खुद लिख के ना, आपने इनको रन करके देखना है कि क्या एरर आता है। यही आपकी असाइनमेंट है, ये आप जमा करवाएंगे। और क्या प्रिंट कर रहा है मैं बता देता हूँ। ये आपने 13 करना है, आपने 15 भी करना है, आपने 16, यस, ये सारे ईजी हैं। ठीक हो गया। ठीक है, ये भी करें आप। ये आपने एंडल करके स्टैरिक प्रिंट करने हैं, ये पैटर्न कैसे प्रिंट होगा, ये पैटर्न कैसे प्रिंट होगा। ठीक है, सो ये प्रोग्राम 3 तक कर लेंगे आप। यस, ये प्रोग्राम 3 तक आपने ये करना है,
और ये बाकी सारे अपने 90s तक आपने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप मुझे जस्ट सबमिट कैसे करवाएंगे, आपने जस्ट लिखना है सोल्यूशन मुझे प्रोवाइड करने हैं, आपने मेल करने हैं, आपने जस्ट लिखना है PR1 और इसका आपने आंसर लिख देना है, फिर PR2 इसका आंसर। तो आप इसको अपने पास लिख के एग्जीक्यूट करें, वो आपको एरर बता देगा। जैसे लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैंने इसको एग्जीक्यूट करना है, माइट भी शायद ये कॉपी पेस्ट हो जाए, यहाँ से कॉपी किया, इसको एक नई सोर्स फाइल बना ली, सेव किया, से लेट्स से मेरा दूसरा प्रोग्राम है, इसको कंपाइल किया और राइट, एक तो इसमें STD का एरर है, हाँ देखें। ठीक है, अब ये बार बार यूज़ करना पड़ेगा, अगर ऊपर यूज़ नहीं किया तो इसके साथ भी यूज़ करना पड़ेगा। फिर कंपाइल किया, यस कंपाइल हो गया, दैट्स इट। सो बाय डिफ़ॉल्ट कोई एरर नहीं था, बस ये STD मिस था इसके अंदर। ठीक है, तो ये आप ऐसे क्विकली चेक कर सकते हैं और आप उस एरर को मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझे बताएंगे, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।